हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 30 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 10 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इस चैप्टर से हम यहाँ पर इस वीडियो में टोटल 20+ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यह चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 वीडियो है। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर से टोटल यहाँ पर हम 80+ एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे जो पार्ट वाइज अपलोड किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने 20+ एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए और चैप्टर नंबर 2 में हम 20+ एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हम 20+ एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं इनको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं हमने ओपन कर लिया है और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 था, जिसमें पूछा गया कि निम्न में से क्या बिग डेटा से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें बिग डेटा से संबंधित क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ये दोनों के दोनों हमारे बिग डेटा से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम बिग डेटा से संबंधित देख लेते हैं कि जो बिग डेटा है, बिग डेटा होता क्या है। तो बिग डेटा जो है, बिग डेटा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डेटा के बहुत बड़े समूह को कलेक्ट किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, बिग डेटा होता है। बिग डेटा में बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि आजकल देखा जाए तो हमारा डेटा जो है डेली का डेली बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है। जैसे कि फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, उस पर डेली की डेली वीडियो अपलोड होते हैं, डेली की डेली हमारी रील्स अपलोड होती हैं, डेली की डेली पोस्ट फोटोज ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। तो वहाँ पर जो जनरेट हो रहा है वो हमारा बिग डेटा होता है, उसी को हम कहते हैं बिग डेटा और उसी को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये हमारा बिग डेटा की कैटेगरी में आता है। तो जो बिग डेटा है, बिग डेटा से हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 का जो यहाँ पर 24 है, इसमें पूछा गया है कि बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। यानी कि जो बिग डेटा होता है इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स, यानी कि जो बिग डेटा होता है ये हमारा ओपन सोर्स भी होता है, स्केलेबिलिटी भी होता है, स्केलेबल भी होता है और यहाँ पर डाटा रिकवरी यानी कि डेटा को रिकवर भी करता है। तो ये तीन के तीनों के हमारे बिग डेटा से संबंधित हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो हो सकता है जो यहाँ पर एमसीक्यू हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आ रहे हों। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है तो आप लोगों को यहाँ पर जो एमसीक्यू हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पर यह क्वेश्चन किस चैप्टर से है, इसका मतलब क्या है, इसमें तो बहुत से क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ट्रिपल सी का है इसमें जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आप लोगों को सारी चीजें पता हो जाएंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। आजकल तो बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सर जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है इसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ट्रिपल सी में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितना ट्रिपल सी का सिलेबस है सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो और वहां पे माइंड में रहता है कि हाँ हम यहाँ पर जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ट्रिपल सी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना होता है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करने होते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रिपल सी का प्रैक्टिस करना होता है। अगर इस तरीके से तैयारी करते हो तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है और वहां पर आपका जो एग्जाम है वो भी अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रिपल सी की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बिग डेटा से हमारे तीनों की तीनों ये विशेषताएं मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें पूछा गया है कि IPv4 में कितने एड्रेस होते हैं, यानी कि IPv4 कितने बिट्स का एड्रेस होता है, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हमने पहले ही डिस्कस किया है और जहाँ पर डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया है वहाँ पर भी डिस्कस किया है और उसमें हमने देखा भी है कि IPv4 होता क्या है और इसमें कितने बिट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो IPv4 है इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। वी का मतलब होता है वर्जन, यानी कि IPv4 में टोटल हमारे 32 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक आता है यहाँ पर IPv6, जो IPv6 है ये भी हमारा इंटरनेट का ही एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, ये उसका वर्जन है और इसमें अगर पूछा जाए कितने
बिट्स होते हैं, तो इसमें हमारे 128 बिट्स होते हैं। ध्यान रहे IPv4 में 32 बिट्स होते हैं और IPv6 में हमारे 128 बिट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर IPv4 32 बिट्स का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया है 6 लो WPAN का संक्षिप्त रूप क्या है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है CCC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो 6 लो है और WPAN है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि IPv6 जो यहाँ पर 6 दिया गया इसका मतलब हुआ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये लो WPAN का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर 6 जो दिया गया इसका मतलब हो गया पूरा का पूरा IPv6, फिर यहाँ पर हो जाएगा IPv6 और लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है क्या AI वाला कंप्यूटर प्रोग्राम उन सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे सकता है जिन्हें हल करना उसका उद्देश्य है। यानी कि जो AI टूल होता है, क्या ये उन क्वेश्चन का जवाब दे सकता है जिन्हें हल करना उसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप में भी हमारा AI टूल आ गया है और बहुत सारे AI एप्लीकेशन भी आते हैं जिनको हम यूज करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आंसर हो उसका रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी वहाँ पर क्वेश्चन आंसर डालते हैं उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, क्या AI वाला कंप्यूटर प्रोग्राम उन सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे सकता है जिन्हें हल करना उसका उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि वह उसका आंसर दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा गया है कि IoT में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीकों में से कौन सी कम से कम बिजली की खपत करती है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी तकनीक है जो वायरलेस तकनीक है जो IoT में यूज की जाती है और सबसे कम बिजली की खपत की जाती है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ये चारों के चारों हमारे IoT में तो यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे कम बिजली का यूज कौन सी तकनीक करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ बहुत कम बिजली का यूज करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्लूटूथ भी IoT में यूज किया जाता है। तो ब्लूटूथ ऐसी टेक्निक है जो IoT में यूज की जाती है और सबसे कम बिजली की खपत करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया है डेनियल बाब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है। यानी कि जो डेनियल बाब्रो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को विकसित किया, लेकिन उस सिस्टम का क्या नाम है। तो यहाँ पर नाम पूछा गया है, जो डेनियल बाब्रो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया उसका करेक्ट नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिस्टम जिसे स्टूडेंट के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पर डेनियल बाब्रो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया उस सिस्टम का नाम है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसे स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नोट में बताया भी गया है कि जो स्टूडेंट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, इसको 1964 में डेनियल बाब्रो द्वारा विकसित किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का एक नाम है। जो डेनियल बाब्रो हैं, इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया था 1964 में, जिसको स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। डेनियल बाब्रो ने PhD थीसिस के लिए इस AI प्रोग्राम को लिखने के लिए लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्टूडेंट सिस्टम है, इसको लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का यूज करके लिखा गया था और डेनियल बाब्रो ने लिखा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टूडेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर पर गेम खेलना, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, ऑप्शन नंबर बी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। ऑप्शन नंबर सी अपनी खुद की इंटेलिजेंस के स्थान पर मशीन पर प्रोग्रामिंग करना। ऑप्शन नंबर डी मशीन में अपनी
अपनी बुद्धि लगाना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मशीन में अपनी बुद्धि लगाना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मशीन में अपनी बुद्धि लगाना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है, जो हमारी मशीन होती है, मशीन को इंसान की तरह बनाने का काम किया जा रहा है। तो मशीन में अपनी बुद्धि लगाना यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें पूछा गया है कि सामान्य कंप्यूटिंग की तुलना में क्लाउड कंप्यूटिंग महंगी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है यह हमारी सस्ती होती है, सामान्य कंप्यूटिंग की तुलना में सस्ती है और सामान्य कंप्यूटिंग महंगी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग महंगी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें पूछा गया है कि आईओटी किस पर बनाया गया है, यानी कि जो आईओटी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको किस मॉडल पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क, यानी कि जो आईओटी है, आईओटी डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क है। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएंगे, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग चारों तरफ का डेटा आईओटी के माध्यम से एकत्र किया जाता है और एकत्र करने के लिए उसमें सेंसर का यूज किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो आईओटी है, आईओटी में डेटा को एकत्र करने के लिए उसमें सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, चारों तरफ का जो डेटा होता है उसको भी एकत्र करने का काम आईओटी में ही किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें पूछा गया है 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या है। जो यहाँ पर SLM दिया गया है, यह एक ऐसी टेक्निक है जो 3D प्रिंटिंग में यूज की जाती है। तो यहाँ पर SLM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो SLM है इसका जो फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें पूछा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीका है। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीका है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर बनाना, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट बनाना, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचना और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कंप्यूटर बनाना हो गया, कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट को भी बनाना हो गया, सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचना, यानी कि जो आर्टिफिशियल है ये तीनों के तीनों काम इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें पूछा गया है जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किस वर्ष गढ़ा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है इसको जॉन मैकार्थी ने बनाया था, लेकिन किस वर्ष बनाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1956 में बनाया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1956 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें पूछा गया है केविन एस्टन ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT शब्द किस वर्ष गढ़ा। जो IoT शब्द होता है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT को केविन एस्टन ने बनाया, लेकिन किस वर्ष IoT विकसित की गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1999 में IoT शब्द का विकास किया गया और इसका विकास केविन एस्टन ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी 1999। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें पूछा गया है AI का मुख्य जोर मानव बुद्धि से जुड़े कंप्यूटर कार्यों के विकास पर है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका मुख्य जोर यानी कि जो इसका काम है मानव बुद्धि से जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं उनके विकास पर काम है, यानी कि जो मशीनें होती हैं उनको मानव जैसा बनाने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
किया जा रहा है, तो यह ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एआई जो है एआई का जोर इसी पर किया जा रहा है, जो हमारे मशीन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उनको मानव के जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा एआई का अनुप्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए गेमिंग, ऑप्शन नंबर बी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी विजन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो एआई है, एआई का यूज गेमिंग के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, और जो हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम है, उनमें भी इसका यूज किया जा रहा है, और विजन सिस्टम में भी एआई का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चारों के चारों क्या है एआई के अनुप्रयोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछा गया है एक एआई प्रणाली किससे बनी है। जो एआई होती है, एआई प्रणाली किससे बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एजेंट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो एजेंट और इन्वायरमेंट से जो हमारी एआई प्रणाली है बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जो एआई प्रणाली होती है एजेंट और इन्वायरमेंट दोनों से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई का उप समुच्चय नहीं है, यानी कि जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, एआई का जो सबसेट होता है मशीन लर्निंग भी एआई का सबसेट है, रोबोटिक्स सिस्टम जो होता है ये भी हमारा एआई का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग भी हमारा एआई का सबसेट होता है, लेकिन जो वर्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी ये हमारा एआई का सबसेट नहीं है। इसको हम शॉर्टकट में वीआर के नाम से भी जानते हैं। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ नहीं होती हैं उनका भी अनुभव कराना। तो यह एक प्रकार की वर्चुअल रियलिटी है, और इस चीज़ों का इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी हमारी एआई का सबसेट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें पूछा गया है कि एआई विकास में आमतौर पर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग एआई में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो पाइथन होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का यूज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका यूज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें पूछा गया है कि पर्यावरण को समझने और उस पर कार्य करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो सेंसर और एक्चुएटर्स होते हैं इनका यूज पर्यावरण को समझने में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मौसम विभाग से तुरंत हमको पता चलता है कि कब कितना टेम्परेचर है, कब धूप निकलेगी, कब कितना पानी बरसेगा, यानी कि सारी चीज़ें क्या होती हैं पर्यावरण से ही रिलेटेड हैं, और इनको समझने के लिए सेंसर और एक्चुएटर्स दोनों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें पूछा गया है डॉट डॉट प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जो वह वास्तव में एक आभासी वातावरण में है। आभासी वातावरण का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमारे आसपास ना हो और हमको महसूस हो कि प्रेजेंट टाइम में हम वहाँ पर हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी टेक्निक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वीआर, जिसका फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी होता है, यानी कि जो भी हमारे आसपास नहीं होती है उसका जो अनुभव कराती है वर्चुअल रियलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा VR। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसमें पूछा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कितने प्रकार के एजेंट होते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें कितने प्रकार के एजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें 5 प्रकार के एजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नोट में बताया भी गया है कि जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट ऐसे सिस्टम हैं जो कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि सरल रिफ्लेक्स एजेंट हो गया, मॉडल आधारित एजेंट हो गया, लक्ष्य आधारित एजेंट हो गया,
उपयोगिता आधारित एजेंट हो गया और सीखने वाले एजेंट हो गए। तो एआई जो होता है इसमें हमारे 5 प्रकार के एजेंट होते हैं। सरल रिफ्लेक्स एजेंट हो गया, मॉडल आधारित एजेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, एआई के एजेंट हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।